मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विज्ञान सिंप्लीफाइड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम आपके लाए हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का लेक्चर नंबर 3, जो कि हमारे नीट, एम्स एंड जिपमर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के लेक्चर नंबर 3 को। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने कल बात करी थी कि जो हमारे पास बक्कोफेरिंजियल कैविटी होता है, इसोफेगस होता है, स्टोमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बारे में हमने थोड़ा सा नॉलेज लिया था, एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट्स थे। और उसके साथ साथ हमने हिस्टोलॉजी भी देखी थी। हिस्टोलॉजी को गट भी कहा जाता है, तो गट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करी थी हमने, या फिर हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करी थी, जिसके अंदर 4 लेयर्स थे, आउटसाइड टू इनसाइड, सिरोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना भी कहते हैं उसे, मस्कुलरिस मस्कुलर कोट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो सिरोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना या फिर मस्कुलर कोट, और फिर उसके अंदर सब म्यूकोसा और फिर म्यूकोसा। म्यूकोसा के 3 पार्ट्स थे, जिसको मस्कुलरिस म्यूकोसा, लैमिना प्रोपिया और एपिथेलियम कहा जाता है। एपिथेलियम के अंदर हमें गोबलेट सेल देखने को मिल रही थी, जो कि लुब्रिकेशन में हेल्प करती है, ठीक है ना। तो ये हमने कल के लेक्चर नंबर 2 में देखा था, और आज हमारा है लेक्चर नंबर 3, ठीक है ना। तो लेक्चर नंबर 3 में आज हम डिटेल में जानने वाले हैं जो पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है उनके बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बक्कोफेरिंजियल कैविटी की। तो बक्कोफेरिंजियल कैविटी सबसे आगे का पार्ट होता है, जिसमें हमारे बक्कल कैविटी आता है और इसके साथ साथ फेरिंग्स आता है। बक्कोफेरिंजियल कैविटी में कौन कौन आते हैं? बक्कल कैविटी और फेरिंग्स। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होता है, जो कि किसके द्वारा बाउंडेड रहता है? लिप्स के द्वारा, ठीक है ना। तो लिप्स के द्वारा, बाहर से लिप्स के द्वारा इस प्रकार बाउंडेड रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें ये लिप्स के द्वारा बाउंडेड रहता है। तो ये लिप्स के द्वारा इस प्रकार बाउंडेड रहता है। ओके, तो ओपन टू एक्सट्रूड थ्रू ट्रांसवर्स स्लिट, ये हमारे लिप्स होते हैं वो ट्रांसवर्स स्लिट के द्वारा बने हुए रहते हैं। इस प्रकार का इनमें ट्रांसवर्स स्लिट देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो बाउंडेड बाय लिप्स, माउथ ओपन इंटरनली, तो माउथ अंदर की साइड खुलता है, तो उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है? टीथ देखने को मिलते हैं, गम्स देखने को मिलते हैं अंदर की साइड, और बाहर की साइड हमें क्या देखने को मिल रहा था? लिप्स देखने को मिल रहा था और चीक देखने को मिल रहे थे, ठीक है ना। और जो हमारे पास टीथ और गम्स होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? ओरल कैविटी में आते हैं, ठीक है ना। तो ओरल कैविटी के अंदर आते हैं, जो हमारे बक्कल कैविटी भी कहलाती है। सिंपल सी बात है, माउथ अंदर की साइड खुलता है, जिसमें टीथ देखने को मिलता है, गम्स देखने को मिलते हैं, टंग देखने को मिलता है, पैलेट देखने को मिलते हैं, फेरिंग्स देखने को मिलता है। सिंपल सी बात है, हमें कई सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारे पास ओरल कैविटी आती है, बक्कल कैविटी आती है, यानी कि एक मतलब होल सा स्ट्रक्चर पाया जाता है माउथ के अंदर का, जो होल सा स्ट्रक्चर होता है खाली, जिसके अंदर भोजन जाता है, ठीक है ना। खाली जो होल सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो हमारा बक्कल कैविटी कहलाता है, ठीक है ना। कैविटी का मतलब एक गुफा जैसी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो होल जैसा स्ट्रक्चर, जैसे कि आप कोई भी पहाड़ के नीचे गुफा देखते हैं तो उसमें बिल्कुल खाली रहता है, ठीक है ना, वैसा स्ट्रक्चर। ओके, तो जो हमारे पास बक्कोफेरिंजियल कैविटी ये फर्स्ट पार्ट होता है, जिसमें माउथ के द्वारा ये बाउंडेड, माउथ मतलब माउथ किस में खुलता है? अंदर की साइड टीथ और गम्स देखने को मिलते हैं। माउथ जब खुलता है तो माउथ किससे बाउंडेड रहता है? लिप्स के द्वारा बाउंडेड रहता है, जो कि बाहर का स्ट्रक्चर होता है, आउटर पार्ट होता है लिप्स, और चीक्स और अंदर देखने को मिलते हैं टीथ और गम और बक्कल कैविटी, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? ओरल कैविटी। ओके, और ओरल कैविटी जो कि लार्ज स्पेस इसके अंदर देखने को मिलता है। ऊपर की साइड तो हमें पैलेट देखने को मिलते हैं ओरल कैविटी में, और नीचे की साइड थ्रोट देखने को मिलते हैं, और साइड में हमें जोज देखने को मिलते हैं, जो कि टीथ के द्वारा लगे रहते हैं, ठीक है ना। जोज पे हमें क्या देखने को मिलता है? टीथ देखने को मिलते हैं। तो टीथ किसके अंदर धसे हुए रहते हैं? बियर्स रहते हैं जोज के अंदर, ठीक है ना। और नीचे क्या बताया गया कि बक्कल कैविटी लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम। तो बक्कल कैविटी में बक्कल कैविटी जो हमारे पास होती है वो स्क्यूमस एपिथेलियम के द्वारा, जो स्ट्रेटिफाइड होती है उसके द्वारा वो लाइंड रहती है, ढकी हुई रहती है, कवर हुए रहती है, ठीक है ना। अब जैसे कि आप एक मतलब ओरल कैविटी को देखें, तो ओरल कैविटी में जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ओरल कैविटी का एक हल्का सा स्ट्रक्चर लिया है। तो इसमें क्या होता है कि इधर की साइड, ठीक है ना, जहाँ पे आपके ब्रश घूमता है, ठीक है ना, तो जहाँ पे आप ब्रश घुमाते हैं, जब आप ब्रश को अंदर मुंह के अंदर लेते हैं, तो सिंपल सी बात है, जिस जगह में आपका जो ब्रश जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? वेस्टिब्यूल कहलाता है, ठीक है ना। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे पास इस प्रकार यहाँ पे वेस्टिब्यूल देखने को मिलता है, और ये हमारे गम्स हो जाते हैं, ठीक है ना। ये हमारा जो ब्राउन सा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है वो गम्स है, और गम्स और लिप्स के बीच, ठीक है ना, गम्स और लिप में
यदि हम एक लीप बना दें इधर की साइड और इधर की साइड गम बना दें तो इसमें जो बीच में स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो होता है वेस्टिब्यूल, ठीक है ना। तो ये हमारा है लीप, फिर आता है वेस्टिब्यूल जो कि बिल्कुल खाली जगह देखने को मिलती है, और फिर आता है हमारा गम, ठीक है ना। और गम के बाद क्या आता है, टीथ आते हैं, ठीक है ना। ये वाइट वाइट होते हैं वो टीथ हैं, ठीक है ना। और टीथ किसके अंदर धसे हुए होते हैं, जोज के अंदर। तो साइड में हमें जोज देखने को मिलता है बक्कल कैविटी में, ऊपर की साइड पैलेट देखने को मिलता है, और नीचे की साइड थ्रोट देखने को मिलता है। यहाँ पे थ्रोट देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इतनी बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा वेस्टिब्यूल हो जाता है। ओके, वेस्टिब्यूल हो गया, लिप्स हो गए। लिप्स और चिक्स कहाँ आते हैं, ओरल कैविटी के बाहर का स्ट्रक्चर होता है, माउथ का जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है वो लिप्स और चिक्स आ जाते हैं उसमें, और अंदर की साइड गम्स और टीथ आ जाते हैं, ठीक है ना। और ओरल कैविटी में क्या देखने को मिल रहा है, पैलेट देखने को मिल रहा है, थ्रोट देखने को मिलते हैं, और जोज देखने को मिलते हैं। ओके, इतनी बात आप ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद एक और डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये एक और डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं पैलेट के बारे में, ठीक है ना। तो ये पैलेट के बारे में हम बात करते हैं पहले। तो पैलेट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यदि हम एक पैलेट को देखें तो पैलेट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो पैलेट का जो एक होता है हार्ड पैलेट, ठीक है ना, एक होता है हमारे पास हार्ड पैलेट, और एक होता है हमारा सॉफ्ट पैलेट। इसका दूसरा नाम भी है वेलम, ठीक है ना, इसका दूसरा नाम भी है वेलम। ओके, वेलम इसको दूसरा नाम से भी पुकारा जाता है जिसको हम वेलम कहते हैं। ओके, तो ये सॉफ्ट पैलेट या फिर वेलम हो जाता है, और एक होता है हार्ड पैलेट जिसके अंदर हमें ये वाइट सा जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर देखने को आपको मिल रहा होगा। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो आपके बोन्स होता है, ठीक है ना। तो ये आपके क्या है, बोन्स है, ठीक है ना, ये हमारा बोन्स आ जाता है। तो इसके अंदर बोन्स देखने को मिलते हैं, जिससे इसमें कुछ रूगीज भी देखने को मिलते हैं, उभार से संरचनाएं देखने को मिलती हैं, जिससे जो फूड को कीप करके रखा जा सकता है, पकड़ के रखा जाता है, और मस्टिकेशन में हेल्प ली जाती है। सिंपल सी बात है कि जब आप फूड को इधर उधर घुमाते हैं तो उसमें जो हमारा हार्ड पैलेट वर्क करता है, ठीक है ना। ऊपर का जो पैलेट होता है, पैलेट का हिंदी में क्या कहते हैं, तालू कहते हैं, ठीक है ना। तो हार्ड पैलेट उसमें वर्क करता है इधर उधर घुमाने में, ठीक है ना। और सॉफ्ट पैलेट बिल्कुल पीछे वाला भाग होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा पीछे वाला जो भाग होता है वो होता है सॉफ्ट पैलेट, ठीक है ना। ये हमारा बिल्कुल स्मूथ होता है, फ्लैशी होता है, जो कि फूड को स्वेलोइंग करने में मदद करता है, यानी कि बिल्कुल निगल लें आप फूड को तो उसमें कौन मदद करेगा, चिकना बनाने में, सॉफ्ट पैलेट। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो हमारे पास एंटीरियर पार्ट होता है वो होता है हार्ड पैलेट, जो कि हार्ड होता है, आर्च्ड होता है, यानी कि इसके अंदर कुछ उभार जैसी संरचनाएं देखने को मिलती है, बोन्स देखने को मिलते हैं, तो इसे हार्ड पैलेट कहते हैं, ठीक है ना, सपोर्टेड बाई बोन्स। ओके, बियर्स ट्रांसवर्स रीजेज, इसके अंदर भी कुछ उभार देखने को मिलते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, रूगी कहा जाता है। तो ये जो मतलब रीजेज देखने को मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है, रूगी कहा जाएगा, ठीक है ना। जो हमारे पास उभार से स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, रीजेज देखने को मिलेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, रूगी कहेंगे, ठीक है ना। तो इतने बात आप ध्यान में रखेंगे। और रूगी क्या हेल्प करते हैं, इसमें कीपिंग करते हैं फूड की, और उसको मस्टिकेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो फूड को कीपिंग करने में मदद करेंगे एंड उसके साथ मस्टिकेशन में भी हेल्प करते हैं। ओके, चबाने में जब आप इधर उधर घुमाएंगे तो उसमें जो टीथ, हर टीथ के पास, क्योंकि टीथ को भी 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया जिसके आगे बात करेंगे हम। तो सिंपल सी बात है कि हर टीथ के पास पहुंचना चाहिए, तो उसको इधर उधर घुमाना पड़ेगा, जब भी वो जो फूड को छोटा किया जाएगा, उसका डाइजेशन किया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, उसमें कौन हेल्प करते हैं, पैलेट हेल्प करते हैं। और पैलेट का कौन सा भाग हेल्प करता है, हार्ड पैलेट करता है। और हार्ड पैलेट में ऐसा क्या पाया जाता है, बोन्स पाए जाते हैं, रूगीज पाए जाते हैं, ठीक है ना, तो जो हेल्प करते हैं। ओके, और जो इसके पीछे वाला भाग होता है, पोस्टीरियरली पार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, जो कि स्मूथ होता है, फ्लैशी होता है, ठीक है ना, बिल्कुल स्मूथ पाया जाएगा, चिकना पाया जाएगा। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट पैलेट, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, वेलम, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि सॉफ्ट पैलेट को वेलम भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो सॉफ्ट पैलेट को वेलम भी कहा जाता है। इट मैक्स स्वॉलोइंग ईजी, यानी कि ये निगलने को आसान बनाता है, यानी फूड को आसानी से निगल लें, तो ये काम करता है। एट द हिंड और पोस्टीरियरली एंड ऑफ सॉफ्ट पैलेट एग्जैक्टली इन मिडल पोर्शन ए स्मॉल कॉनिकल फ्लैक इज प्रेजेंट एज हैंग डाउन स्ट्रक्चर कॉल्ड यूला, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि हमारा ये पैलेट हो गया, ठीक है ना। तो पैलेट में आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास ब्राउन वाला स्ट्रक्चर है वो तो हमारा हो गया हार्ड पैलेट, और जो आपके ये नीचे वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये नीचे वाला स्ट्रक्चर हो जाता है
वो आ जाता है हमारे सॉफ्ट पैलेट में, ठीक है ना। ये हमारे किस में आ जाता है, सॉफ्ट पैलेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस सॉफ्ट पैलेट में आप देख सकते हैं बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे एक हैंग डाउन स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये इस प्रकार का हैंग डाउन स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल बीचों बीच है, क्योंकि तो ये मिडल पोर्शन में देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये हमारा बिल्कुल बीचों बीच हैंग डाउन स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहेंगे यूवुला, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, यूवुला कहते हैं, ठीक है ना। इसे हम क्या कहेंगे, यूवुला कहेंगे, ओके। तो इतनी बात आप ध्यान में रखेंगे, जो कि हमें किसके अंदर देखने को मिलता है, सॉफ्ट पैलेट या फिर वेलम के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि एट द हिंड, बिल्कुल नीचे बिल्कुल पीछे की साइड, और पोस्टीरियरली एंड, बिल्कुल एंड में, ठीक है ना। एक सॉफ्ट पैलेट के जो एंड में देखने को मिलता है, बिल्कुल मिडल पोर्शन के अंदर, ठीक है ना, बिल्कुल बीचों बीच एक कॉनिकल फ्लैप देखने को मिलता है, कॉनिकल फ्लैप देखने को मिलता है, यानी कि एक हैंग डाउन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है ना। लटका हुआ एक भाग देखने को मिलता है, संरचना देखने को मिलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूवुला कहते हैं। सॉफ्ट पैलेट के बिल्कुल एंड के अंदर एक स्मॉल कॉनिकल फ्लैप देखने को मिलता है, यानी कि हैंग डाउन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसे हम यूवुला कहते हैं। और जो ये हमारे पास यूवुला होता है वो एक मूवेबल पार्ट होता है, ठीक है ना, एक मूवेबल पार्ट होता है, यानी कि इसको हम इधर उधर हिला सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये स्पीच के अंदर कोई भी पर्सन्स का जो स्पीच होता है, यानी कि जो बोलते हैं लोग बाग, तो उसमें कोई भी हेल्प, मतलब जब इसको निकाल दिया जाए तो इससे कोई भी पर्सन्स के स्पीच पर नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसा माना जाता है, ओके। तो इम्पोर्टेंस ऑफ यूवुला की तरफ आते हैं हम। इम्पोर्टेंस ऑफ यूवुला में क्या कहा गया कि इट कट ऑफ द अपर नेजल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स नेजोफेरिंग्स फ्रॉम लोअर ओरल पार्ट ऑफ फेरिंग्स ओरोफेरिंग्स ड्यूरिंग सोलोइंग, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, इसमें क्या कहा गया कि ये दो भागों में बांटता है, जो फेरिंग्स होते हैं उसको दो भागों में बांट देता है। जो हमारे पास ऊपर वाला फेरिंग्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, नेजोफेरिंग्स कहते हैं, और नीचे वाले फेरिंग्स को जो कि बक्कल कैविटी से जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ओरोफेरिंग्स कहते हैं। तो ये नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स, यानी कि फेरिंग्स को भी दो भागों में बांट देता है, कौन, यूवुला, ठीक है ना। इसको हम एक स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। तो आपका ये हमारे पास नोज के थ्रू आ रहा है एक फेरिंग्स, ठीक है ना। ये हमारा एक तो यूवुला है, ठीक है ना। तो ये हमारा यूवुला है, ओके, हैंग डाउन स्ट्रक्चर है ये यूवुला, ओके। और ये हमारे पास एक नोज के थ्रू एक नेजोफेरिंग्स आ रहा है, ठीक है ना। ये हमारे पास नेजोफेरिंग्स आ रहा है नोज के थ्रू, ओके। तो ये हमारे पास नेजोफेरिंग्स आता है, ओके। तो इतनी बात आप ध्यान में रखेंगे। तो ये हमारे पास नेजोफेरिंग्स आ रहा है, ओके, नोज के थ्रू आता है, ओके। तो और यह हमारे पास ओरोफेरिंग्स आता है, यहाँ से हमारा ओरोफेरिंग्स आता है, ओके। तो यहाँ से हमारा ओरोफेरिंग्स आता है, ओके। तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर ये हमारे पास यूवुला नहीं होता, ठीक है ना, यूवुला नहीं होता तो क्या ये नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स के अंदर बढ़ता, नहीं बढ़ता। ये हमारे पास यहाँ से बक्कल कैविटी होती है, और यहाँ से हम फूड को निकलते हैं, और यहाँ से हम एयर को लेते हैं, ठीक है ना। नोज से हम क्या करते हैं, एयर को लेते हैं। सिंपल सी बात है, ये नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स के अंदर जो हमारे पास यूवुला होता है वो फेरिंग्स को दो भागों में बांट देता है, एक तो नेजोफेरिंग्स में बांट देता है और एक बांट देता है ओरोफेरिंग्स के अंदर, और एक और होता है फेरिंग जो कि होता है लैरिंगो फेरिंग्स, और उसके बाद क्या आता है, ईसोफेगस आता है, ठीक है ना। तो इतनी बात आप ध्यान में रखेंगे कि फेरिंग्स के भी 3 टाइप हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगो फेरिंग्स, ठीक है ना। और ये हमारे पास एक टंग देखने को मिल रही है, ठीक है ना। टंग के बारे में भी आज हम इसी लेक्चर के अंदर जान लेंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या बात करी अभी तक, सॉफ्ट पैलेट होते हैं, हार्ड पैलेट होते हैं, ठीक है ना। सॉफ्ट पैलेट होते हैं जिसे हम वेलम भी कहते हैं। तो पैलेट के भी 2 पार्ट्स देख लिए हमने, ओरल कैविटी के अंदर जो देखने को मिल रहे थे, और ओरल कैविटी में क्या होता है, टंग भी देखने को मिलता है, टीथ भी देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम ओरल कैविटी के अंदर जो भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं उन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स के अंदर बांटता है। तो ये नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स के अंदर बांटता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ओरोफेरिंग्स आ जाता है इधर की साइड, और इधर की साइड हमारे पास नेजोफेरिंग्स आ जाता है, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था, ठीक है ना।
तो डायग्राम में आपने देखा था कि ये हमारे पास नेजोफेरिंग्स आ जाता है, ओके, और ये हमारे पास ओरोफेरिंग्स आ जाता है, और इसको दो भागों में कौन बांटता है, यूवुला बांटता है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, इसका इंपॉर्टेंस इसमें हो जाता है। और ऐसा माना जाता है, सम रिसर्च दैट सजेस्ट रिमूवल ऑफ दिस ऑर्गन डज नॉट हैव ए सिग्निफिकेंट नेगेटिव इफेक्ट पर्सनस स्पीच, यानी पर्सनस के कोई स्पीच बोल रहा है, सिंपल सी बात है, कोई भी पर्सन बोल रहा है तो उसके नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालेगा। जब आप मतलब ये जो यूवुला है उसको आप निकाल दें, अलग कर दें, तो सिंपल सी बात है, जो हम बोलते हैं उसमें कोई भी नेगेटिव इफेक्ट जो यूवुला होता है वो नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल सी बात आप ध्यान में रखेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा, एक बार आप रिवीजन करवा देते हैं हम। तो अभी तक हमने देखा कि जो हमारे पास बक्कोफेरिंजियल कैविटी है वो फर्स्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, इसमें ट्रांसवर्स स्लिट होते हैं जिसको लिप्स कहते हैं। तो माउथ जो लिप्स के थ्रू बाउंडेड रहता है और इसके अंदर की साइड हमें टीथ, गम देखने को मिलते हैं, और ओरल कैविटी देखने को मिलती है जिसे हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं। तो ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी के ऊपर की साइड तो पैलेट होता है, नीचे की साइड थ्रोट होते हैं, और साइड में जोज होते हैं और पैलेट देखने को मिलते हैं। तो पैलेट दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, हार्ड पैलेट जिसके अंदर बोन्स देखने को मिल रहे थे, रूगीज देखने को मिल रहे थे जो कि फूड को कीपिंग करने में मदद करते हैं मस्टिकेशन के लिए, ठीक है ना, और सॉफ्ट पैलेट जिसे हम वेलम कहते हैं जो कि स्मूथ्स होते हैं और सोलिंग करने में मदद करते हैं। और इसको बिल्कुल हिंड में, ठीक है ना, बिल्कुल एंड के अंदर, सॉफ्ट पैलेट के बिल्कुल एंड में, बिल्कुल बीचों बीच में एक कॉनिकल फ्लैप देखने को मिलता है जिससे यूवुला कहा जाता है। और यूवुला एक मूवेबल पार्ट होता है, और जब इसको निकाल दिया जाता है तो इसका कोई भी एक नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है पर्सन्स के स्पीच पर, ठीक है ना। जो व्यक्ति का जो स्पीच होता है, बोलचाल होती है, तो उसमें कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना। और ये फेरिंग्स को भी दो पार्ट्स में बांटता है, नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स के अंदर, ठीक है ना। अब हम आते हैं टंग के बारे में। तो टंग के बारे में क्या कहा गया है कि ये एक वॉलेंट्री पार्ट होता है, ठीक है ना, ये एक वॉलेंट्री पार्ट होता है। वॉलेंट्री का मतलब क्या हुआ कि इच्छा के अनुसार घुमा सकते हैं इसे, ठीक है ना। तो इच्छा के अनुसार इसे इधर उधर आप घुमा सकते हैं टंग को, ठीक है ना। और इसके अंदर कई सारे मसल्स देखने को मिलते हैं, मसल्स के द्वारा ये जुड़ा हुआ रहता है, किसके द्वारा, मसल्स के द्वारा। और कहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है, फ्रेनुलम के अंदर, ठीक है ना। तो पीछे की साइड ये फ्रेनुलम के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। और ये सेंसरी पार्ट होता है, ठीक है ना। टंग एक सेंसरी न्यूरॉन्स के द्वारा ढका हुआ रहता है, सिंपल सी बात है। इसके अंदर कई सारे टेस्ट बर्ड होते हैं जिसके द्वारा आपको टेस्ट मिलता है, ठीक है ना। तो इसके द्वारा आपको टेस्ट मिलता है, स्वाद मिलता है, तो सेंसरी पार्ट हो गया। तो सिंपल सी बात है, टंग एक वॉलंटरी मस्कुलो सेंसरी, और इसके अंदर ग्लैंड भी देखने को मिलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। तो सिंपल सी बात है कि ग्लैंड भी देखने को मिलते हैं, इसी कारण से ये कार्बोहाइड्रेट्स का जो डाइजेशन करता है, ठीक है ना। तो वॉलंटरी पार्ट होता है, मस्कुलो सेंसरी एंड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है, और ऑक्यूपाइज करता है, माउथ का जो फ्लोर होता है उसको ऑक्यूपाइज करने का काम करता है। और ये किससे अटैच रहता है, पीछे की साइड फ्रेनुलम के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है। अगर फ्रेनुलम को हटा देंगे तो जीभ भी निकल जाएगी, ठीक है ना, आपका जो टंग होगा वो भी निकल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, टंग किसके द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, फ्रेनुलम के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है। और यदि आप एक टंग को देखें तो टंग इस प्रकार का होगा। तो इस टंग में इन्वर्टेड वी शेप यानी कि वी इस प्रकार का होता है, तो इसको उल्टा कर दिया जाए, इस प्रकार का वी बना दिया जाए उल्टा करके, तो इसमें टंग क्या करता है कि जो इन्वर्टेड वी शेप होता है इसके अंदर भी, ठीक है ना, इन्वर्टेड वी शेप देखने को मिलता है, जिससे जो टंग होता है वो दो भागों में बढ़ जाता है, ठीक है ना। और इस इन्वर्टेड वी शेप को हम क्या कहते हैं, सल्कस टर्मिनलिस कहते हैं, ठीक है ना। इन्वर्टेड वी शेप को हम क्या कहेंगे, सल्कस टर्मिनलिस कहते हैं। और इसके बिल्कुल ऊपर की साइड में चोटी पे, ठीक है ना, मैं अलग से कलर से बना देता हूँ, तो इसके बिल्कुल ऊपर की साइड यहाँ पे, ठीक है ना, एक पिट देखने को मिलता है, एक छोटा सा मतलब पिट देखने को मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोरामीन सीकम कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, फोरामीन सीकम कहेंगे, ठीक है ना। और इस सल्कस टर्मिनलिस के द्वारा, इस सल्कस टर्मिनलिस के द्वारा जो टंग होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जो आगे का पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, ओरल पार्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, वो बक्कल कैविटी के अंदर आ जाएगा। और जो पीछे का पार्ट है वो फेरिंग्स वाला है, तो सिंपल सी बात है, ये फेरिंजियल पार्ट के अंदर आ जाएगा। तो पीछे वाला पार्ट किसके अंदर आ जाता है, टंग का जो पीछे वाला पार्ट आता है वो फेरिंग्स के अंदर आ जाता है, और आगे वाला पार्ट बक्कल कैविटी के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या बताया गया है, इसके अंदर बात करते हैं एन इन्वर्टेड वी शेप फरो, ठीक है ना, इन्वर्टेड वी शेप फरो, जिसे हम क्या कहेंगे, सल्कस टर्मिनलिस कहते हैं, जो कि डिवाइड करता है किसको, टंग को, ठीक है ना, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है एंटीरियरली पार्ट होता है, जो कि ओरल पार्ट कहलाता है,
और जो पीछे का पार्ट होता है वो फेरिंग्स के अंदर चले जाता है, ठीक है ना, फेरिंजियल पार्ट कहलाता है। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एट द एपेक्स, ठीक है ना, एट द एपेक्स ऑफ सल्कस टर्मिनलिस, सल्कस टर्मिनलिस की बिल्कुल शीर्ष पर एपेक्स में एक स्मॉल पिट देखने को मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, फोरामीन सीकम कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये एक स्मॉल पिट देखने को मिल रहा है जिसे हम क्या कह रहे हैं, फोरामीन सीकम कह रहे हैं, ठीक है ना। तो इट इज़ एन एम्ब्रायोलॉजिकल रिमनेंट, सिंपल सी बात है, एक एम्ब्रायोलॉजिकल रिमनेंट होता है, अवशेष के रूप में लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि थायराइड ग्लैंड का ओरिजिन यहीं से हुआ था, ठीक है ना, ओरिजिन ऑफ थायराइड ग्लैंड कहाँ से हुआ था, ऐसा माना जाता है कि फोरामीन सीकम के द्वारा ही थायराइड ग्लैंड का ओरिजिन हुआ था और फिर वो धीरे धीरे नीचे चली जाती है, ठीक है ना। और जब आप एक टंग को देखते हैं, ठीक है ना, अभी तक हमने क्या बात करी कि टंग में इन्वर्टेड वी शेप फरो देखने को मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, सल्कस टर्मिनलिस कहते हैं, और इसके बिल्कुल ऊपर की साइड पिट देखने को मिलता है जहाँ से थायराइड ग्लैंड का ओरिजिन हुआ माना जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, फोरामीन सीकम कहते हैं। और इस और मतलब सल्कस टर्मिनलिस के थ्रू टंग दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, आगे का जो पार्ट होता है वो ओरल पार्ट और पीछे का पार्ट जो फेरिंजियल पार्ट। तो ओरल पार्ट के अंदर एक मीडियन ग्रुप देखने को मिलता है, यानी कि इस प्रकार का एक ऐसा देखने को मिलता है, तो ये मीडियन ग्रुप कहलाता है, इसे हम क्या कहेंगे, मीडियन ग्रुप कहेंगे, ठीक है ना, जिसे मैं आगे स्ट्रक्चर में दिखलाऊंगा, एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। ऑन अपर सरफेस ऑफ टंग इन एरोल पार्ट ए मीडियन ग्रुप इज सीन, ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना, ये हमारे पास एक प्रकार का इन्वर्टेड वी शेप हो गया, ठीक है ना, इन्वर्टेड वी शेप हो गया, और इसके बिल्कुल एपेक्स में एक ऐसा माना जाता है कि थायराइड ग्लैंड का यहीं से ओरिजिन हुआ था, ठीक है ना। और यहाँ पे एक मीडियन ग्रुप देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है ना, ये हमारे पास मीडियन ग्रुप देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है ना। अब इसके अंदर टंग के अंदर कई सारे पेप्लाई देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास पेप्लाई देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फोलिएट पेप्लाई, फिलीफॉर्म पेप्लाई, फंजीफॉर्म पेप्लाई। तो ये हमारे फिलीफॉर्म पेप्लाई हो जाते हैं, ये हमारे पास आगे की साइड पाए जाते हैं, और जो फंजीफॉर्म पेप्लाई होते हैं वो साइड में पाए जाते हैं, ठीक है ना, ये साइड में फंजीफॉर्म पेप्लाई पाए जा रहे हैं। और सरकमवैलेंट पेप्लाई आप देख सकते हैं, ये हमारे पास सरकमवैलेंट पेप्लाई पाए जाते हैं जो कि बिल्कुल पीछे की साइड देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और जो हमारे पास फोलिएट पेप्लाई होते हैं वो ह्यूमन के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं, ह्यूमन में देखने को नहीं मिलते हैं, परंतु जो रैबिट होता है, खरगोश होते हैं, उसके अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो अपर सरफेस ऑफ टंग, यानी कि हमने टंग को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, जो अपर सरफेस था वो ओरल पार्ट था, और जो लोअर सरफेस था यानी कि पीछे का जो भाग था वो फेरिंजियल पार्ट था, ठीक है ना। तो ओरल पार्ट के अंदर पेप्लाई देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, पेप्लाई देखने को मिलते हैं, और इसी के अंदर टेस्ट बर्ड होता है जिसके द्वारा वो मतलब क्या करते हैं कि टेस्ट को ले सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी ह्यूमंस, ठीक है ना। तो ह्यूमंस के अंदर, लेकिन ह्यूमंस के अंदर कितने टाइप्स के पेप्लाई देखने को मिलते हैं, 3 टाइप्स के। कौन कौन से, एक तो होता है सरकमवैलेंट पेप्लाई, एक होता है फिलीफॉर्म पेप्लाई, और एक होता है फंजीफॉर्म पेप्लाई। यदि हम बात करें फोलिएट पेप्लाई की, तो फोलिएट पेप्लाई होते हैं परंतु ह्यूमंस के अंदर नहीं देखने को मिलते, ये हमें किसके अंदर देखने को मिलते हैं, रैबिट के अंदर देखने को मिलते हैं। ये हमें जो फोलिएट पेप्लाई होता है वो किसके अंदर देखने को मिलता है, रैबिट के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है ना। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेस्ट बर्ड की एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये हमारे पास एक टेस्ट बर्ड है, तो इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो टेस्ट बर्ड का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना। इस टेस्ट बर्ड में आपको क्या बताया गया है, तो इसके बारे में देखते हैं हम। तो इस टेस्ट बर्ड में एक ओनियन के समान एक संरचना दिखाई दे रही है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, गस्टेटरी हेयर्स होते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार के हेयर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो इसमें गस्टेटरी हेयर्स होते हैं, ठीक है ना, हेयर्स देखने को मिलते हैं, ओके। और यहाँ पे सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे सेल्स लगे हुए रहते हैं इनसे, और सेल्स के थ्रू क्या जुड़े हुए रहते हैं, यहाँ पे सेल्स के थ्रू क्या जुड़े हुए रहते हैं, न्यूरॉन्स जुड़े हुए रहते हैं, और ये न्यूरॉन्स किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, ब्रेन्स के द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि जो हेयर है, हेयर के नीचे सेल्स पाए जा रहे हैं, और सेल्स किससे जुड़े हुए हैं, ब्रेन से जुड़े हुए हैं, माइंड से जुड़े हुए हैं। तो सिंपल सी बात है, जब आप कोई भी फूड को लेते हैं तो उसमें कैसा स्वाद है, कैसा टेस्ट है, तो वो इन्हीं गस्टेटरी पोर से पता चलता है, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, पूरा जो ओनियन जैसा स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं गस्टेटरी पोर, ठीक है ना। तो गस्टेटरी पोर कहते हैं, और इसके अंदर गस्टेटरी हेयर देखने को मिलता है, और
गस्टेटरी सेल्स देखने को मिलते हैं और इसके अंदर कई सारे न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं जो कि ब्रेन से डायरेक्ट लिंक रहते हैं और ये पूरा हमारा क्या हो जाता है, एक मतलब टेस्ट बर्ड हो जाता है, ठीक है ना, टेस्ट बर्ड हो जाता है। ओके, तो इतनी भी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं पेप्लाई की। तो पेप्लाई जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला पेप्लाई था हमारे पास सर्कमवैलेट पेप्लाई, जो कि सबसे लार्जेस्ट होता है, ठीक है ना, लार्जेस्ट पेप्लाई होता है और सबसे पीछे की साइड पाया जाता है, बेस में पाया जाता है, टंग के बिल्कुल पीछे की साइड पाया जाएगा। एक टंग की संरचना बना लें तो इसमें बिल्कुल पीछे की साइड पाया जाता है, ठीक है ना, ये पीछे की साइड पाया जाएगा। और इसके नंबर कितने होते हैं, 8 से 12, ठीक है ना, 8 से 12 इसके नंबर पाए जाते हैं, ठीक है ना, 8 से लेकर 12 तक इसके अंदर नंबर पाए जाते हैं, 8 से लेकर 12 तक। ओके, और ये किसके अंदर आ रहे हैं, पेप्लाई, ये पेप्लाई आ रहे हैं ओरल पार्ट के अंदर। यहाँ पे हमें सल्कस टर्मिनलिस देखने को मिलता है और आगे का जो पार्ट होता है वो होता है हमारे पास ओरल पार्ट। ये जो पार्ट है वो हमारे पास ओरल पार्ट है, तो ओरल पार्ट के अंदर ही हमारे पेप्लाई देखने को मिलते हैं। तो सर्कमवैलेट पेप्लाई के अंदर हमने देखा कि ये सबसे लार्जेस्ट पेप्लाई है, बेस में पाई जा रही है, यानी कि सबसे पीछे की साइड पाई जाती है और नंबर कितने होते हैं, 8 से लेकर 12 तक। और इस एक के अंदर कितने पाए जाएंगे, एक के अंदर पाए जाते हैं 200 टेस्ट बर्ड, ठीक है ना, यानी कि इस एक के अंदर क्या पाया जाएगा, इसके एक के अंदर कितने टेस्ट बर्ड पाए जाएंगे, 200, ठीक है ना, तो 200 टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं, ठीक है ना। यदि हम एक के अंदर देखें तो एक के अंदर हमें 200 टेस्ट बर्ड देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, 200 देखने को मिलते हैं। तो 8 के अंदर कितने होंगे, 8 के अंदर हो जाते हैं हमारे पास 1600। ओके, तो 1600 टेस्ट बर्ड हो गए। और 12 के अंदर कितने हो जाएंगे, 12 के अंदर हो जाते हैं हमारे पास 2400, ठीक है ना, तो 2400 हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि एक मतलब यदि हम सर्कमवैलेट पेप्लाई ले लें तो पूरे सर्कमवैलेट पेप्लाई के अंदर 2400 यानी कि 1600 से 2400 तक टेस्ट बर्ड देखने को मिलते हैं। पूरे सर्कमवैलेट पेप्लाई के अंदर 1600 से 2400 पेप्लाई देखने को मिलते हैं। तो 1600 से 2400 पेप्लाई देखने को मिलते हैं पूरे सर्कमवैलेट पेप्लाई के अंदर। परंतु एक के अंदर कितने हैं, एक के अंदर हमारे पास यदि एक की बात हो रही है तो वहाँ पे 200 टेस्ट बर्ड देखने को मिलते हैं। और टेस्ट बर्ड की संख्या कितनी है, 8 से 12 तक। इसी कारण से 8 के अंदर कितने हो जाएंगे, 1600 टेस्ट बर्ड हो जाएंगे और 12 के अंदर कितने हो जाएंगे, 2400 पेप्लाई हो जाते हैं, टेस्ट बर्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। सिंपल सी बात है कि 1600 से 2400 टेस्ट बर्ड देखने को मिलते हैं पूरे सर्कमवैलेट पेप्लाई के अंदर, जो कि सबसे पीछे की साइड पाया जाता है। इसी कारण से ये लार्जेस्ट भी होते हैं। अब हम बात करते हैं फिलीफॉर्म पेप्लाई की, ठीक है। तो फिलीफॉर्म जो कि सबसे स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है ना, सबसे स्मॉलेस्ट होंगे और काफ़ी ज़्यादा इनकी संख्या होती है। और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सेंटर में, टंग के बिल्कुल बीचों बीच पाया जाता है। और इसके अंदर टेस्ट बर्ड नहीं पाए जाते हैं या फिर पाए भी जाते हैं तो कम होते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल बीचों बीच में टेस्ट बर्ड कम देखने को मिलते हैं या फिर नहीं होते हैं। इसमें सिंपल सी बात है, लैक टेस्ट बर्ड होता है, यानी कि टेस्ट बर्ड नहीं होते हैं। और सबसे स्मॉलेस्ट फिलीफॉर्म पेप्लाई होता है। ये सिंपल सी बात है, फिलीफॉर्म पेप्लाई के उससे होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा संख्या होती है इनकी, ठीक है ना। हेल्प्स इन ब्रेकिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स, फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको ब्रेक करने में इसका हेल्प लिया जाता है, ठीक है ना। अब यदि हम बात करें फंजीफॉर्म पेप्लाई की, तो फंजीफॉर्म पेप्लाई के अंदर क्या बताया गया कि ये बिल्कुल लाल होते हैं, ब्राइट रेड होते हैं और राउंडेड होते हैं। सिंपल सी बात है, राउंड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और लेस इन नंबर इन कंपैरिजन टू फिलीफॉर्म पेप्लाई। सिंपल सी बात है, फिलीफॉर्म पेप्लाई की तुलना में फंजीफॉर्म पेप्लाई काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। सर्कमवैलेट पेप्लाई के अंदर तो क्या होता है, 1600 से 2400 टेस्ट बर्ड देखने को मिलते हैं, परंतु फिलीफॉर्म के अंदर कोई भी टेस्ट बर्ड नहीं होता है। परंतु यदि हम बात करें फंजीफॉर्म पेप्लाई की, तो फंजीफॉर्म पेप्लाई के अंदर 8 से लेकर 10 टेस्ट बर्ड देखने को मिलते हैं ईच पेप्लाई के अंदर, ठीक है ना, एक पेप्लाई में। और सर्कमवैलेट पेप्लाई में एक पेप्लाई के अंदर कितने टेस्ट बर्ड देखने को मिल रहे थे, 200, ठीक है ना। और इनकी संख्या कितनी थी, 8 से लेकर 12। और परंतु फंजीफॉर्म पेप्लाई की संख्या कितनी होगी, सर्कमवैलेट पेप्लाई से तो थोड़ी ज़्यादा होती है, सर्कमवैलेट पेप्लाई से ज़्यादा होती है, परंतु फिलीफॉर्म पेप्लाई से कम होती है। यदि हम बात करें सर्कमवैलेट पेप्लाई की, तो सर्कमवैलेट पेप्लाई की संख्या थी 8 से लेकर 12 तक। और इनकी जो हमारे पास फिलीफॉर्म की संख्या अनंत थी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा थी।
और फंजीफॉर्म की फिलीफॉर्म से थोड़ी कम होती है, ठीक है ना, फंजीफॉर्म की फिलीफॉर्म से थोड़ी कम होती है, ठीक है ना। और ये ब्राइट रेड होते हैं, लेस इन नंबर ऑफ कंपैरिजन टू फिलीफॉर्म पेप्लाई, फिलीफॉर्म पेप्लाई से यदि इसका कंपैरिजन किया जाए तो इनकी संख्या कम होती है फंजीफॉर्म की, और फिलीफॉर्म की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना। और प्रेजेंट एट टिप एंड मार्जिन ऑफ टंग, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, टंग के बिल्कुल आगे की साइड पाए जाते हैं, मार्जिन पे पाए जाते हैं, बिल्कुल आगे की साइड। और इसके अंदर एक पेप्लाई में 8 से लेकर 10 टेस्ट बर्ड देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। लास्ट में आ जाता है फोलिएट पेप्लाई, जो कि रेड होते हैं और लीफ के समान होते हैं, यानी कि एक पत्ती की जैसी संरचना होती है और बिल्कुल साइड में पाए जाते हैं। और ह्यूमन के अंदर एब्सेंट रहते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? रैबिट में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, रैबिट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यदि हम नंबर वाइज बात करें तो यानी कि टेस्ट बर्ड के हिसाब से बात करें, टेस्ट बर्ड सबसे ज़्यादा किस में है? सरकमवैलेट पेप्लाई के अंदर है, ठीक है ना, सरकमवैलेट पेप्लाई के अंदर है। सी लिख देता हूँ मैं खाली, तो पहले तो एक बार इरेज कर देता हूँ मैं इनको। तो सबसे ज़्यादा टेस्ट बर्ड किस में होते हैं? सरकमवैलेट पेप्लाई के अंदर होते हैं। फिर आते हैं हमारे पास फंजीफॉर्म, ठीक है ना, फंजीफॉर्म आते हैं, FU लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, फंजीफॉर्म। और तीसरे नंबर पे आते हैं फिलीफॉर्म, क्योंकि इसके अंदर कोई भी पेप्लाई नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, फिलीफॉर्म पेप्लाई जिसके अंदर कोई भी टेस्ट बर्ड नहीं पाया जाता, ठीक है ना, टेस्ट बर्ड नहीं पाए जाते हैं। और यदि हम बात करें फोलिएट पेप्लाई की, तो फोलिएट पेप्लाई ह्यूमन के अंदर देखने को ही नहीं मिलता है, और इसके अंदर भी पेप्लाई के अंदर भी कोई भी मतलब टेस्ट बर्ड देखने को नहीं मिलते हैं। परंतु यदि हम बात करें नंबर्स को लेकर कि पेप्लाई का नंबर सबसे ज़्यादा किस में होगा, मतलब कौन सा पेप्लाई सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, ठीक है ना, एक टंग के अंदर सबसे ज़्यादा पेप्लाई कौन सा होगा? तो सिंपल सी बात है, फिलीफॉर्म फर्स्ट नंबर पे आता है। टंग के अंदर पेप्लाई के हिसाब से फर्स्ट पे कौन आता है? फिलीफॉर्म आता है, ठीक है ना, फिलीफॉर्म सबसे ज़्यादा संख्या में होता है। और कहाँ पर पाया जाता है फिलीफॉर्म? तो फिलीफॉर्म सेंटर में पाया जाता है, ठीक है ना। और फिर दूसरे नंबर पे आता है फंजीफॉर्म, ओके, दूसरे नंबर पे कौन आएगा? फंजीफॉर्म आता है। और तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास सरकमवैलेट। सरकमवैलेट की संख्या कितनी थी? 8 से लेकर 12 तक थी, ठीक है ना, 8 से लेकर 12 तक थी। सिंपल सी बात है, कम संख्या में होते हैं, और सबसे लार्जेस्ट होने के कारण इसलिए ये कम संख्या में होते हैं, यानी कि इनका साइज लार्ज होता है, इसी कारण से ये कम संख्या में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि आपको आगे बताया गया है कि ए टेस्ट बर्ड इज ए मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल हैविंग ए स्मॉल कैविटी लाइक ओपनिंग टू द सरफेस थ्रू ए गस्टेटरी पोर। सिंपल सी बात है, एक टेस्ट बर्ड की स्ट्रक्चर हमने देख लिया पहले कि इसके अंदर गस्टेटरी पोर होते हैं, गस्टेटरी हेयर्स देखने को मिलते हैं, और इसके अंदर न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं, जिसके द्वारा वो ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है। जब आप कोई भी फूड को लेते हैं तो उसका टेस्ट आपको अपने आप ही पता चल जाता है, ठीक है ना। और फेरिंजल पार्ट होता है इसमें, जैसे कि हमने बात करी अभी तक बक्कल कैविटी की, ठीक है ना। तो बक्कल कैविटी की यानी कि टंग के अंदर ओरल पार्ट होता था और एक फेरिंजल पार्ट होता था, ठीक है ना। टंग की बात कर रहे हैं तो टंग के अंदर हमारे एक ओरल पार्ट होता था, इस प्रकार हमारा टंग था, इसमें सर्कस टर्मिनालिस था। तो सर्कल टर्मिनालिस 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता था। जो पहला पार्ट था वो था ओरल पार्ट, और जो पीछे का भाग होता है वो हमारा फेरिंजल पार्ट कहलाता है। तो फेरिंजल पार्ट में कोई भी पेप्लाई नहीं पाए जाते हैं, डज नॉट हैव पेप्लाई, कोई भी पेप्लाई नहीं पाए जाते हैं। और इसके अंदर इरेगुलर लिम्फ नोड्यूल्स होते हैं, इरेगुलर लिम्फ नोड्यूल्स होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? लिंगुअल टॉन्सिल्स कहते हैं, ठीक है ना। टॉन्सिल्स देखने को मिलते हैं जो कि इन्फेक्शन से मदद करते हैं। जब आपके कोई भी इन्फेक्शंस होने लग जाते हैं, जब वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया आदि जो आपके लिए हानिकारक हों, तो वो जब आपके लिए मतलब आपके मुंह से जाते हैं, माउथ से जाते हैं अंदर की साइड, तो वहाँ पे लिंगुअल टॉन्सिल्स उनको रोकने का काम करते हैं, ठीक है ना, रोकने का वहाँ पे काम करेंगे, ओके। अब फंक्शन ऑफ टंग देख सकते हैं आप कि ये चीविंग में मदद करता है, फूड को मिक्सिंग करने में मदद करता है, और सलाइवा इसमें मिक्स करता है, और टीथ का ब्रश भी कर सकता है, ठीक है ना, यानी कि टीथ को क्लीन करके भी रख सकता है टंग। यदि आप कोई भी जानवरों को देखते हैं तो जानवर क्या ब्रश करते हैं रोज़ाना? सिंपल सी बात है, कोई भी एनिमल्स वहाँ पे ब्रश नहीं करता है, तो वहाँ पे वो टीथ के द्वारा अपने मतलब सिंपल सी बात है कि वो जो टंग के द्वारा अपने टीथ को क्लीन करके रखते हैं, ठीक है ना, टंग के द्वारा अपने टीथ को क्लीन करके रखते हैं। तो टीथ के ब्रश में भी ये हेल्प करता है, ठीक है ना। परंतु आप ऐसा मत कर लेना कि कल से ब्रश ही करना छोड़ दें, सिंपल सी बात है कि ब्रश तो करेंगे, ठीक है ना। तो टंग क्या करता है? टीथ को ब्रश भी करता है, एंड प्ले ए रोल स्पीच। सिंपल सी बात है, टंग के द्वारा ही हम
स्पीच कर सकते हैं, बोल सकते हैं, और इसमें टेस्ट वर्ड देखने को मिलते हैं, पेप्लाई देखने को मिलते हैं, इसलिए फूड के टेस्ट में भी मदद करता है, ठीक है ना। फूड का जो टेस्ट होता है उसमें लेने में भी ये मदद करता है। तो सिंपल सी बात है, आज हमने टंग के बारे में देखा, पैलेट के बारे में देखा, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के दौरान, तब तक के लिए थैंक्स, बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार।